हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और इस चैनल पे आज से आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिलने वाली है। ठीक है, तो मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज बोल सकते हैं कि शायद ये पहली क्लास थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास हो सकती है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे। तो पहले जो हमारा इस चैनल पे प्राइमरी अप्रोच है ना, अगर मैं बात करता हूँ इस चैनल पे हमारा प्राइमरी अप्रोच है तो वो है सीबीएसई। मतलब पहला जो हमारा यहाँ पे फोकस होगा वो होगा सीबीएसई ओरिएंटेड। डेफिनेटली फ्यूचर में आपको कुछ कॉम्पिटिशन्स या कॉम्पिटेटिव वीडियोस आ सकती है। ठीक है, जरूर क्लास मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बट अभी उसकी कमिटमेंट नहीं करेंगे हम लोग। अभी प्राइमरी जो हमारा अप्रोच है अभी शुरुआत में वो सीबीएसई को लेकर है। ठीक है, अब अगर हम सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई में हमें स्टार्टिंग से पढ़ना क्या है। अगर मैं चैप्टर्स के बारे में बात करता हूं तो चैप्टर्स में क्या स्टार्ट करें, क्या हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करें? तो पहले हम वो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिनका एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा है ना, जिसमें मतलब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्राइमरी अप्रोच हमारा क्या होगा, उन चैप्टर को स्टार्ट करना। करें स्टार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं थोड़ा सा एक सिनेरियो बता देता हूं कि किस सिनेरियो में हमारा टॉपिक चलेगा। तो उस सिनेरियो के बारे में 2 मिनट में बात कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा कैलकुलस। ठीक है, पहला जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है। अब कैलकुलस में टॉपिक कौन से आते हैं? तो हाँ, कुछ लोगों ने 11th पढ़ा होगा, वो 11th के हिसाब से बोलेंगे नहीं सर हमने तो फंक्शन की बात कर सकते हैं कि फंक्शन आता है और फंक्शन के बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव आता है, क्या वो भी पढ़ना पड़ेगा? डेफिनेटली नहीं, सिर्फ 12th की चीजें हमें पढ़नी है प्राइमरली। तो मैं स्किप कर रहा हूं फंक्शन को। और कैलकुलस 12th के हिसाब से देखा जाए तो पहला टॉपिक है हमारा इनवर्स इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कह सकते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन, है ना। चैप्टर के हिसाब से बोल देता हूँ, अगर टॉपिक समझ में ना आए तो ऐसा बोलो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद जो अगला है हमारा वो है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा कौन सा, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और जो लास्ट चैप्टर होगा, जो लास्ट मतलब इसके हिसाब से जो कैलकुलस का लास्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा टॉपिक है। डन। तो ये हो गया हमारे कैलकुलस का पार्ट। अच्छा, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला चैप्टर 2 है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला चैप्टर 5.1 है, इतना में खत्म। बाकी 5.2 से लेकर जो बाकी फर्दर चैप्टर है पूरे 5 के वो है डिफरेंशिएशन के। और एओडी जो हमारा है ना, एओडी एओडी चलता है 6 चैप्टर, इंटीग्रेशन हो जाता है 7 चैप्टर, एओआई 8वां चैप्टर और ये वाला 9वां चैप्टर। यहां इस तरीके से हमारा कैलकुलस हो जाएगा फिनिश। कैलकुलस के बाद जो अगला टॉपिक होगा हम स्टार्ट करेंगे क्या बोल सकते हैं उसे, हाँ अगला टॉपिक हमारा वेक्टर, वेक्टर एंड 3D होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक हम ये स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड 3D। अच्छा, उसके बाद फर्दर हमारा क्या होगा, तो फर्दर जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा एलपीपी बोल सकते हैं या एलजेब्रा पहले कर लेंगे। ठीक है, अब एलजेब्रा में कौन कौन सा होगा, तो एलजेब्रा में तुम्हारे दो होते हैं, एक होता है मैट्रिसेस और एक होता है डेटर्मिनेंट। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक कर देते हैं, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो मैट्रिसेस कौन सा चैप्टर होगा, मैट्रिसेस एनसीईआरटी के हिसाब से 3 है, डिटरमिनेंट चौथा है। लास्ट में लेके चलूंगा किसको, एलपीपी को एंड प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी, ये मेरा लास्ट। तो ये पूरा सिनेरियो और इसी हिसाब से हमें कोर्स में चलना है। ठीक है, बिल्कुल यही सीक्वेंस होगा, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस का है, देख रहे हो कहां से कहां तक कैलकुलस है। तो सबसे पहला या प्राइमरी हमें जो पढ़ना है वो कैलकुलस को पढ़ना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब अगर हम इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन है क्या, है ना, तभी थोड़ा सा मैथ्स का फील आएगा। अदरवाइज पता है क्या होगा, बस तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे लेकिन ना मैथ्स को वो फील नहीं ला पाओगे। तो पहले तो तुम्हें फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, अब जिन लोगों ने 11th पढ़ रखा है वो शायद 4-5 मिनट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि पहले थोड़ी बहुत और चीजें भी मिलेगी, बस फंक्शन फंक्शन को स्किप कर सकते हैं, बाकी मर्जी है, मैं तो चाहता हूं कि देखो। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मुझे पढ़ना है इनवर्स ऑफ, ठीक है हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक
ठीक है, मैट्रिक फंक्शन, सही है। चलो, तो पहले हम फंक्शन को समझेंगे, फंक्शन है क्या। पहले ना इस जो पूरा टॉपिक है इसे डिकोड करते हैं। तो डिकोड करने की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फंक्शन को, ठीक है, कि फंक्शन होता क्या है। अब फंक्शन समझने के लिए मैं सेट याद दिलाता हूं वापस। क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसे दो सेट्स हो, इनको मैंने बोल दिया सेट्स। आराम से समझो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसके एलिमेंट्स कुछ लिखता हूं मैं, ए बी सी, और इसके एलिमेंट्स को लेट सपोज मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोला सेट ए और इसको बोला सेट बी, और यहां लिख दिया मैंने 1 2 और ये 3। डन। चलो, अब मैंने क्या किया, इसको कुछ करके दिखाया। अब जो पढ़ रखे उन्हें पता होगा कि ये a टू b का ये क्या है, फंक्शन a टू b है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैपिंग। ठीक है, मैपिंग कहां पढ़ा होगा, जब सेट में तुम लोग पढ़ रहे होगे और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा होगा। तो टाइप्स ऑफ सेट में क्या पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये पढ़ा होगा ना कि टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, याद है। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद दूसरा हमारा कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। और तीसरा जो होता था वो कहते थे हम विजुअलाइजेशन फॉर्म बोल सकते हैं, या विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला कर रहे हैं, है ना, जो देख सकते थे ऐसा कुछ। अच्छा, अब ये मैपिंग है। अब इसको बोलते क्या है, ये वापस याद दिलाता हूं कि ये जो एलिमेंट्स है ना, मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और अच्छा बोलना चाहिए हम लोग, है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज, ठीक है, क्या होता है हमारा, उसे बोलते हैं हम डोमेन। एलिमेंट ऑफ सेट ए, इन्हें बोलते हैं हम डोमेन। या आर लगा दो, बहुत सारे हैं, ठीक है, अंग्रेजी भी थोड़ी सही करनी चाहिए। अच्छा, सेम अगर मैं इसमें बोलता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अब कुछ लोग 11th वाले आएंगे, वो कहेंगे यार फिर रेंज क्या था। तो रेंज देखो क्या होता है, जो सारे एलिमेंट है वो हमारे क्या है, कोडोमेन है। बट अगर मैं रेंज की बात करता हूं, है ना, अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूं, तो वो जिनका क्या बन रहा है, जिनका हमें प्री इमेज दिख रहा है। जैसे क्या होगा, जो कनेक्ट, ऐसे बोलते हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड है 1 और 2, इसके प्री इमेजेस हैं। तो जिनके प्री इमेजेस हैं वो हमारा रेंज है। और कोडोमेन में कौन आएगा, अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूं तो कोडोमेन में तो तीनों आएंगे, 1 2 3, जितने भी एलिमेंट है सेट के, जितने भी एलिमेंट है सेट बी के, वो सारे के सारे कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, रेंज क्या कहला रहा है, ऐसे बोल सकते हैं जो जिनकी मैपिंग हुई है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिनके प्री इमेजेस हैं। बेसिक डेफिनेशन तो यही बोलता है कि जिनके प्री इमेज है वो हमारे रेंज होते हैं। डन। अच्छा, इसके सारे एलिमेंट ही क्या कहलाएंगे, ये हमारे जो ए बी सी है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा डोमेन। अच्छा, इसी डोमेन का एक नाम और होता है, इसी को ना हम बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज मतलब क्या, कि इमेज से पहले। और इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज। ठीक है, अगर ये प्री इमेज है तो ये इमेज। अरे पता चला ना भाई कि इधर वाला अगर इमेज है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत पेशेंस के साथ समझना, शुरुआती वीडियो है, बेसिक्स है, तो अच्छे से बात करेंगे। अब ये तो मैंने बस बताया कि क्या चीजें होती है, फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया अभी तक। तो फंक्शन का डेफिनेशन मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। तो कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, या हैव भी कर लेना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, कि जितने भी हमारे पास सेट ए के एलिमेंट हैं उसका ये यूनिक इमेज कहां पे होगा, बी पर होगा। तो देखो फटाफट से देखो, पहले अगर मैं पहले डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि सेट ए का मैं फिर से कह रहा हूं, एक आसान तरीका भी बताऊंगा मैं, एक देसी तरीका होगा जो बहुत शायद तुम्हें मजेदार लगेगा। बट पहले ये बेसिक वाला तरीका समझ लो, ठीक है, जो मतलब बुकिश तरीका है वो समझ लेते हैं, फिर देसी वाले तरीके पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ए का एलिमेंट देख रहा हूं तो ए का ये 1 एलिमेंट है, मतलब मैं सिंपली बोल रहा हूं कि ए का एलिमेंट क्या है, तो यहां पे 1 है। मतलब ए का अगर बोलूं 1 का प्री इमेज क्या है, तो 1 है। अब इस ए का क्या एक ही यूनिक इमेज है, इस ए के लिए ये यूनिक इमेज है, हाँ बिल्कुल है। क्या इस बी के लिए ये यूनिक इमेज है, हाँ बिल्कुल है। क्या सी के लिए ये यूनिक इमेज है, हाँ है। हमें ये देखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, हमें ये ध्यान देना है। तो अगर हम ये ध्यान दे रहे हैं तो इससे हमें मतलब नहीं है कि खाली पड़ा है। अब लोग ना कंफ्यूज होते हैं, मतलब थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है, या शायद बच्चों को हो सकता है कि भाई यार बी का यूनिक इमेज कहां रहा। तो देखो यूनिक इमेज का पहले मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूं। जैसा मैं एक और सेट बनाता हूं, लेट अस सपोज मैंने एक और सेट बनाया ये, और मैंने यहां लिखा ए बी सी, और यहां मैंने लिख दिया, या फिर ए बी रख देता हूं, और यहां मैंने लिखा 1
2 3 और मैंने ए को 1 से टच किया और बी को ऐसे फॉलो करा दिया। अब इस केस में फटाफट से देखो, इस केस में पता है क्या दिख रहा है तुम लोगों को? इस केस में तुम्हें दिखना चाहिए कि इस केस में होगा क्या, ए का तो यूनिक इमेज है, ऑब्वियस है ना, ए का ये यूनिक इमेज है, लेकिन बी के मल्टीपल इमेजेस हो गए। अरे ये तो प्री इमेज था, ये प्री इमेज है, तो बी के तुम देख रहे हो मल्टीपल इमेज है, बी का इमेज एक 2 भी है, बी का इमेज एक 3 भी है, यहां फर्क नहीं पड़ता। देखो बी का बस हमें मतलब क्या होना चाहिए कि इसका यूनिक इमेज हो, इसका मल्टीपल इमेज ना हो। तो यहां पे सिंपल है, बी का क्या है, यूनिक इमेज है, देखो सीधा यूनिक इमेज खत्म। वो सी का भी इमेज है, फर्क नहीं पड़ता हमें, बस बी के लिए वो यूनिक होना चाहिए कि बी का एक ही इमेज है। लेकिन देखो यहां पे क्या हो गया, बी का मल्टीपल इमेज हो गया। आ रही बात समझ में? तो इसका यूनिक इमेज होना चाहिए कि एक ही इमेज हो, इसके मल्टीपल इमेज हो गए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है। एक और फंक्शन बनाते हैं, जैसे सिंपली क्या करते हैं, देखो फटाफट से एक और फंक्शन बनाता हूं मैं। मान लो मैंने एक फंक्शन ये बनाया, ये रखा और ये रखा, और मैंने यहां पे लिख दिया ए बी सी और यहां लिखा डी ई, सही है? या 1 2 ही कर लेता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन ना लगे, ठीक है। मैंने यहां लिखा 1 और 2 और 3 और मैंने इसको ऐसे टच कर दिया, ठीक है। यहां पे 4 भी लिख देता हूं, ये ऐसे टच कर दिया। ये वाली बात समझ में आई? फटाफट से देखो, अब यहां सिंपल है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। इसका यूनिक इमेज है, इसका भी यूनिक इमेज है, इसका भी यूनिक इमेज है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सेट है। ये वाली बात समझ में आई? एक बार मैं देख लेता हूं कि ये बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतना। दिख तो रहा है, काफी बड़ा भी लिख रहा हूं मैं तो। चलो, तो ये भी एलिमेंट है। अब फटाफट से फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा अगर मैं यहां पे ऐसे करता हूं, एक और बनाता हूं मैं, ठीक है, एक और सेट बनाता हूं, ये एक सेट, ये एक सेट, और मैंने लिखा यहां पे ए बी सी और यहाँ, या फिर यहाँ पे, हाँ चलो बी सी, और यहाँ कहता हूँ कि 1 2 3 और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, चलो बी को भी ऐसे कर दिया, एक हटा देता हूँ, ऐसे हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ऐसा। अब फटाफट से देखो, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? देखो ये वाला फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये वाला क्या फंक्शन है, चेक करो फटाफट से। तो क्या देखोगे, ए का यूनिक इमेज है डेफिनेटली, बी का यूनिक इमेज है डेफिनेटली, बट सी का यूनिक इमेज नहीं है। और अगर सी का यूनिक इमेज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा एक और करते हैं, एक और करते हैं फाइनल। अब मैं एक और सेट बनाता हूं ए और एक सेट बनाता हूं बी। इसे मैंने बोला ए, इसे मैंने बोला बी, ठीक है। और मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 और लिखा ए बी सी, ऐसे लिखा, ठीक है। चलो डी भी लिख देते हैं, ऐसा सही है। अब फिर मैंने ये कर दिया, देखो ये इसको फॉलो कर दिया, ये फॉलो कर दिया। अब बताओ कि क्या ये सेट है? अब तुम लोग थोड़ा 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, फटाफट से देखो क्या ये सेट है। हाँ डेफिनेटली ये सेट है भाई, कैसे सेट नहीं है? देखो ए का एलिमेंट, सॉरी 1 का एलिमेंट ए है, 2 का एलिमेंट बी है, मतलब 2 का इमेज बी है, 1 का इमेज ए है और 3 का इमेज सी है, तो तीनों के इमेज है। अरे सिंपल है, 1 का इमेज ए है, बी का एक यूनिक इमेज बी है, सॉरी 2 का एक यूनिक इमेज बी है और 3 का एक यूनिक इमेज सी है, तो ये फंक्शन है। हमें इससे मतलब नहीं है, खाली पड़ा क्या फर्क पड़ता है? इधर खाली नहीं होना चाहिए। मतलब तुमने अभी जो ग्लिम्स निकाला, ग्लिम्स क्या निकाला होगा तुम लोगों ने, क्या निकाला होगा तुम लोगों ने? ये निकाला होगा कि भाई देखो इधर खाली नहीं होना चाहिए, इधर अगर एक खाली है तो चलता है। आई बात समझ में? इतनी बातें क्लियर है जो मैंने फंक्शंस के बारे में बता दी है। अब ना मैं फटाफट से एक देसी तरीका यूज करने वाला हूं, ठीक है, एक देसी तरीका यूज करने वाला हूं, आराम से समझना। हमेशा बाद वाले सेट को बोल दो पापा, ये वाले को फादर डिनोट कर दो और इस वाले को बेटा डिनोट कर दो। सेम यहां भी फादर और इसको बोल दो बेटा, सेम यहां भी इधर वाले को फादर और इधर वाले को बोल दो बेटा, और सेम यहां वाले को क्या बोल दो, फादर और यहां वाले को बेटा। फाइनल यहां पर भी इधर वाले को पापा और इधर वाले को बेटा। देखो सिंपल सी बात है, एक फादर का एक बेटा हो सकता है, एक फादर का एक बेटा हो सकता है, डेफिनेटली हाँ हो सकता है, ठीक है। एक फादर के 2 बेटे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब तुम कहोगे यार ये फादर तो रह गया, इसका कोई बेटा नहीं है, अरे तो भाई इसकी बेटी होगी, इसलिए फंक्शन है। मतलब जो फॉलो कर रहा हो, जनरल पर्पस को फॉलो कर रहा हो कि देखो 1 है तो एक फादर का एक बेटा, इसके ये एक फादर है, इसके 2 बेटे हैं, चलेगा। और एक फादर ऐसा भी जिसका बेटा नहीं है, तो क्या दिक्कत है, उसकी बेटी होगी। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये फंक्शन है। बट यहां पे देखो एक फादर का एक बेटा, चलेगा।
ये वाला देखो यार, ये बायोलॉजिकली भी क्या पॉसिबल है? मतलब जनरल बायोलॉजी सब लोग जानते हैं, जिन्होंने मैथ्स लिया वो भी जानते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि दो फादर का एक बेटा हो, है ना। उस मूवी को हटा देते हैं। एक मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, क्या कहते हैं, विक्की कौशल की एक मूवी आई थी, विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी, क्या था वो, बैड न्यूज था आई थिंक। हाँ, तो अपना शायद मैथ्स में भी, जैसे अब तक तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आता था, अब शायद मैथ्स में भी एक्सेप्शन आ सकता है कि हाँ यार इस वाले पोर्शन को हटाकर, ठीक है। तो उस मूवी को हटाते हुए बात कर रहे हैं हम लोग। चलो वापस आते टॉपिक पर। अब यहाँ पे क्या है, फिर से वही देखो, यहाँ पे एक फादर का एक बेटा, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये सही सेम सेम केस कि ये फादर ऐसा है जिसकी बेटी होगी। यहां पर देखो सेम केस। अब यहां पर देखो फटाफट से, यहां पर देखो कोई बेटा ऐसा हो सकता है जिसका पापा ही ना हो, ये पॉसिबल कैसे है? अच्छा, अगर कुछ लोग बोलेंगे सैरोगेसी, या फिर मतलब वो बोलेंगे ना, कुछ होते हैं ना, और आजकल जो बहुत तरीके निकले हुए हैं, हाँ, तो फिर भी फादर की जरूरत होती है, ठीक है। नॉर्मल बायोलॉजी देख लेना भाई, पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है फंक्शन का, पापा और बेटा डिनोट करो और फटाफट से निकाल लो। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें फंक्शन की क्लियर है? ठीक है। अब इसी फंक्शन में जो ये वाला फंक्शन है, इसी पे लिख दूं या फिर मैं साइड में, चलो इसी को समझने की कोशिश करना। देखो, अगर एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ा हो, एक का सिर्फ यूनिक एक एक एलिमेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, क्लियर है? आई बात समझ में? ये तो फंक्शन ही नहीं है तो इसका नाम क्यों रखूंगा, है ना। यहां पर भी ये कौन सा फंक्शन है, एक के साथ एक कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। अच्छा, ये कौन सा फंक्शन है, फटाफट से देखो, ये कौन सा फंक्शन है? फिर से बोल रहा हूं, पापा और बेटा कर लेना भाई, ये पॉसिबल, ये कहां गया वो कनेक्शन, ही बनाया था ना मैंने, हाँ, यही पॉसिबल नहीं है भाई कि दो फादर का एक बेटा, पॉसिबल नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है ये समझने का फंक्शन को, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता आई थिंक, ठीक है। अच्छा, अब फटाफट से देखो आगे बात करते हैं, इसी को फर्दर फॉलो कराते हैं। तो मैंने क्या बोला, अब ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है, हाँ, ये फंक्शन कौन सा है? तो देखो, इस फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, इसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। तो तुम्हें समझ में आया, हमने दो फंक्शन समझना था, मैनी वन फंक्शन, और एक हमें समझना था वन वन फंक्शन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अब आगे वाला पॉइंट समझो, बताता हूं इसे मैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनवर्स करना चाहूंगा तो इनमें से किसका इनवर्स पॉसिबल है? क्या मैनी वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है? हाँ, इस मैनी वन फंक्शन का क्या इनवर्स पॉसिबल है? एक बार मैं देखता हूं फ्रेम कहां तक है, तो यही बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं यहां दिख रहा है, ठीक है। मैनी वन फंक्शन क्या क्या इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है? तो चेक कर लेते हैं। इनवर्स चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये बनाओ वापस। हम इसको चेक कर रहे हैं मैनी वन वाले को, ठीक है। इस फंक्शन को चेक करने के लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या कि यहां पर इनको उल्टा कर दो, बी यहां ले आओ और ए यहां ले आओ। जनरल मतलब इनवर्स का क्या है? उल्टा कर देना। अभी यही समझो, बाकी मैं डिफाइन करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहां पे बी पे क्या रखूंगा? 1 2 3, और यहां रखूंगा ए बी सी। फटाफट देखो, ए मिला हुआ था 1 से, चलो मिला दिया, और बी और सी मिला था 2 से, तो बी और सी को मैंने मिला दिया 2 से। क्या अब ये फंक्शन रहा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब मैनी वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर हमें मैनी वन फंक्शन दिया है तो उसका इनवर्स कभी पॉसिबल ही नहीं है। ओके फाइन, इसको उठा के देखो, क्या वन वन को चेक करें? सिंपल, अगर मैं वन वन को भी चेक करता हूं तो इसको चेक करो फटाफट से। यहां पे मैं लिखूंगा ए बी सी और डी, और यहां लिखूंगा 1 2 और 3। वापस कनेक्ट करो, तो ए कनेक्ट है 1 के साथ, 2 कर दिया और ये कर दिया, डी छूट गया। एक ऐसा बेटा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके, हाँ, सी का इसके साथ जोड़ दिया ऐसे। एक ऐसा बेटा जिसके फादर ही नहीं है, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। मतलब मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि हमारा वन वन फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी मैनी वन फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, वन वन फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो भाई किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है? तो अब बताते हैं कि किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। तो मैं 2 मिनट के लिए हटता हूं, फटाफट से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, रेलेवेंस लगता है तो डेफिनेटली से नोट करो। ओके, तो उतनी बातें हमें समझ में आ गई है ना, सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली। अच्छा, इसी को फर्दर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बात यहां तक आई कि यार मैनी वन फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, वन वन फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है? तो बताते हैं किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, दोनों का ना एक एक क्राइटेरिया निकाल लेंगे। उससे पहले एक फंक्शन होता है, वो समझ लो। एक फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को भी समझ लो। देखो होता क्या ऑन टू फंक्शन, मैं पहले लिख देता हूं।
जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, हाँ ये फंक्शन जो हमारा है इसे हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। देखो वन वन फंक्शन की खासियत क्या थी, ठीक है, वन वन फंक्शन की खासियत क्या थी, वन वन फंक्शन की खासियत होती है कि एक एलिमेंट के साथ सिर्फ एक जुड़ा हुआ है। मैनी वन की खासियत क्या थी, मैनी वन में क्या बोलता हूं, अगर मैंने मैनी वन में क्या बोला, ये तुम लोग कुछ लोग बोल रहे होंगे तो मैनी वन है, नहीं भाई ये ऑन टू फंक्शन भी है। अगर मैं यहाँ पे एक छोड़, जैसे मैं डी ई एफ लिख देता हूं, अब ये क्या फंक्शन है, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये मैनी वन है। अगर मैंने यहाँ पे खाली छोड़, ऐसे अगर पूरा हटा दिया, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसे कि इसका सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, देसी भाषा में समझो, इससे सारी देसी भाषा यूज कर रहा हूं, डिफाइन करूंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कि भाई सेट एलिमेंट का कोई भी सेट, फिर से बोल रहा हूं, सेट बी जो है हमारे पास, उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा ऑन टू होगा। ठीक है, मतलब एलिमेंट ऐसा ना पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, अगर ये पढ़ा है तो हमारा क्या है, ये अगर मैंने एफ यहां पे लिख दिया तो फिर ये क्या है, ये हमारा बताओ जल्दी से क्या है, ये हमारा हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। आई बात समझ में? तो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि इधर के जो कोई भी एलिमेंट है वो खाली ना हो, ऐसा हो तो भी चलेगा। आई बात समझ में? तो ऑन टू फंक्शन क्लियर है? फिर से बता देता हूं, देखो मैनी वन फंक्शन यहां बना के दिखा देता हूं, कोई कंफ्यूजन रहे तो दोनों एक बार साथ में लिख भी लो, कि जब भी देखो तो कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये लो बना दिया सिंपल सा, ये है मैनी वन बोलोगे ऐसे, ऑन टू नहीं बोल सकते। क्लियर है? ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। अब क्या अगर मैं इसका भी उल्टा करूं, मतलब सिंपल सा इसका भी इनवर्स बनाऊं, तो खुद से चेक करो फटाफट से कॉपी में, ये वाला इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, फिर वो वाला केस आ जाएगा कि दो फादर के एक बेटे, तो इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बी को इधर ले आऊं, ए को इधर ले आऊं, तो फिर इनवर्स पॉसिबल किसका है, तो इनवर्स पॉसिबल जिसका है वो है, अगर मैं दो सेट बनाता हूं, ये मैंने दो सेट बनाए और मैंने यहां लिखा ए बी सी और मैंने लिखा 1 2 3 और दो फंक्शंस के मैंने क्राइटेरिया निकाल लिए। क्राइटेरिया कौन कौन से फंक्शन के मैंने निकाल लिए, एक मैंने निकाल लिया कि एक एलिमेंट के साथ एक कनेक्टेड है और यहां एक भी खाली भी नहीं है। वन वन फंक्शन याद करो, मैंने ऐसे बनाया था, मैंने जानबूझ के लिखे भी थे ऐसे ही कि ये ए बी सी, यहां लिखा था 1 2 3 और 4, ये ऐसे, ये अगर खाली रह गया है तो ये वन वन फंक्शन है ऐसे, ये अगर पड़ा हुआ है बेचारा अकेला रह गया है तो इसे हम बोल सकते हैं वन वन फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। इस वन वन ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है बाइजेक्टिव, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। सही है? तो यहां से पूरा कंक्लूजन क्या निकला, यहां से जो कंक्लूजन निकला वो मैं यहां लिखता हूं। पहला कंक्लूजन सिंपल सा ये निकला कंक्लूजन कि इनवर्स इज पॉसिबल इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है, सिंपल सा, अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चेक करने के लिए उल्टा कर लो, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, उल्टा करो फटाफट से। ठीक है, इधर वाले को बड़ा बनाओ फटाफट, देख लो एक बार 1 2 3, इधर ए बी सी देख लो फटाफट, ये बी हो गया, ये क्या इसका इनवर्स पॉसिबल हुआ। तो सिर्फ सारे फंक्शन में हर फंक्शन का हम क्या बोल सकते हैं, हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। किसका इनवर्स पॉसिबल है, सिर्फ इनवर्स पॉसिबल है किसका, सिंपल सा, सिर्फ इनवर्स पॉसिबल है बाइजेक्टिव का। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्या एक बेस क्लियर हुआ दिमाग में, क्या एक बेस आया कि हम कर क्या रहे हैं, एक बेस क्लियर हो पाया कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन फिर से मैं तुम्हें एक लूप होल में फंसाऊंगा। देखो मैथमेटिक्स पढ़ने का या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका वरी करता है, बट डेफिनेटली दो तरीके होते हैं ना, जो लोग बीएड करते हैं उनको पता होता है कि एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, अब मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा, मैं जस्ट बताऊंगा कि मैथ्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले ना बच्चों को लूप होल में डाल दो। ठीक है, वो खुद ही एक लूप होल में पड़ा रहेगा, लूप में पड़ा रहेगा, उसके बाद उसे उस लूप से बाहर निकालो, डेफिनेटली उसे याद रहेगा कि मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करनी है। ठीक है, अब यहां से मैं एक एग्जांपल यूज करता हूं, ध्यान से देखना फटाफट से। मैंने बनाया ये और इधर ये बना दिया मैंने, ठीक है, दो साइड बना दिया मैंने, डन।
ठीक है। और मैं यहां लिखता हूं 1/2, ऐसे लिख दिया मैंने 1/2, और मैं यहां पे लिखता हूं साइन 30, और एक लिखता हूं मैं साइन 150, बस 2 लिखता हूं। साइन 390 भी लिख सकते हो एक और। अब देखो फटाफट से देखो, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन? हाँ बिल्कुल फंक्शन है भाई, करो ना। ये पापा, ये वाला क्या हो गया? बेटा। अगर ये पापा है, ये बेटा है, बिल्कुल सही है, फंक्शन है। क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है? बना के देख लो। ये 1/2, यहां पे कितना हो गया? साइन 30 और साइन 150। देखो अब भाई अगर उल्टा कर रहे हो, चेक करो, क्या ये फंक्शन रहा? नहीं रहा भाई, ये फंक्शन रहा ही नहीं। अब ये फंक्शन रहा नहीं, और टॉपिक का नाम क्या है? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। लेकिन यहां पर तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो फंक्शन ही नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है? बाइजेक्टिव है ही नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो भाई ये चैप्टर कैसे पॉसिबल हुआ? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पॉसिबल कैसे हुआ? चलो ये बताओ। क्या पॉसिबल है? इसका मतलब चैप्टर गलत है ना? हम गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसका देखो बाइजेक्टिव क्या पॉसिबल है? बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 और 2 होना चाहिए। लेकिन देखो इसकी वैल्यू तो 2 होती है। सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, देखो फटाफट से आराम से देखो और ये चीज बताओ, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? तो डेफिनेटली यहां ये फंक्शन तो है, लेकिन हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू रिपीट करती है, उसकी जो वैल्यूज है वो रिपीट करती है। अब रिपीट करती हैं तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स को पॉसिबल कराना है तो उसकी वैल्यू को मुझे लिमिटेशन में लाना पड़ेगा, कि उस वैल्यू पर, मतलब एक ऐसे लिमिटेशन पे लाना पड़ेगा कि वो वैल्यू रिपीट ना करे। अब ये मुंह से बोलने से समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैथमेटिक्स है, तो यहां मैं दिखाता हूं इसको हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी लिमिटेशन क्रिएट करेंगे, फिर सारी लिमिटेशन में लिखवा भी दूंगा। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, मे बी क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में कर लें, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो लोग अच्छे समझना चाहते हैं टॉपिक्स को, ठीक है? फर्दर तो अब मैं कहता हूं, ये फटाफट से क्वाड्रेंट देखो, जल्दी से क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या होता है? साइन, सॉरी, यहां हमारा क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऐसा सबने पढ़ा होगा भाई, 11th इतना तो नहीं पढ़ा होगा। यहां पे क्या होता है? सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहां पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहां पे सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये 4 है ना, सबको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो फटाफट से, अगर मैं साइन की वैल्यू में मूव करूंगा तो देखो, अगर मैं इन दोनों क्वाड्रेंट पर मूव करता हूं, है ना, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं -π/2, और इसको बोलते हैं हम लोग पाई, और यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको 2π। सही है? अब फटाफट से देखना, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, अगर मैं ऐसे मूव करता हूं तो ध्यान से देखो, साइन की जो वैल्यू यहां पड़ रही है, यानी साइन 30 यहां जो पड़ रहा है, तो वो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी साइन 30 मेरे को 1/2 यहां पर दे रहा है, और साइन 150 मेरे को 1/2 यहां पर दे रहा है। तो मेरा प्राइमरी अप्रोच क्या होगा कि हम ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग मतलब क्या करेंगे? उस भाई क्या कर दिया मैंने, मतलब समझो आराम से, ठीक है? ट्रिमिंग करेंगे। वो मुझे क्या नाम था उस खिलाड़ी का, नहीं अरे कैसे बोल रहा हूँ मैं, चलो सूर्य कुमार यादव जी ने नहीं किया था, वो पैसे कट जाएंगे, वो वाला याद आ गया मेरे को, ठीक है? तो ट्रिमिंग करेंगे, कट करेंगे इसको। तो ट्रिमिंग अगर करना है तो देखो, यहां पर वैल्यू रिपीट करेगी, मतलब तुम्हें यहां पर 1/2 मिलेगा, और यहां पर भी साइन पॉजिटिव होगा तो तुम्हें यहां पर भी 1/2 मिलने वाला है, हाँ या ना? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज की वीडियो बड़ी हो जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे, लेकिन एक ना टर्मिनोलॉजी को ग्रिप करना सीखो, ठीक है? समझना स्टार्ट करो मैथ्स को भी, ठीक है? तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ना साइन की वैल्यू रिपीट कर जाएगी। अगर मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो साइन की वैल्यू रिपीट कर जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे मूव करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे मूव करूं कि π/2 से -π/2 मूव करूं, तो सारी वैल्यू साइन की यहां पे पॉजिटिव, और यहां पर जो साइन की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। यहां पर जो साइन की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, और यहां पर जो साइन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? वो आ जाएगी नेगेटिव। अगर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या वैल्यू रिपीट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। यहां पर अगर तुम्हें साइन 1/2 मिल रहा है तो यहां कभी साइन 1/2 नहीं मिल सकता, यहां साइन कभी भी 1/2 नहीं मिल सकता। हाँ, माइनस का 1/2 मिल सकता है, लेकिन ये दोनों चीज में डिफर कर रहा है, ये दोनों चीज डिफरेंट है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज को, या मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्री को, अगर मैं क्या करूं,
उसको एक ब्रांच वैल्यू में ले आऊं, आगे पढ़ने को मिलेगा ब्रांच वैल्यू। अगर मैं क्या करूं, उसे फिक्स कर दूं, कंस्ट्रेन कर दूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो वैल्यू रिपीट नहीं करेगी और हम इसे बाइजेक्टिव बना सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ साइन, ये वाली बात समझ में आई। अगर इस क्वाड्रेंट में से फिक्स कर दूं, जो प्रॉब्लम मेरी यहां खड़ी हो रही थी अभी, है ना, ये प्रॉब्लम ऐसा जो आ रहा था 1/2 और ये वाला जो भी प्रॉब्लम है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वो आ रहा था, अगर मैं लिमिट कर दूं तो 1/2 रिपीट नहीं करेगा, 1/2 यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ नेगेटिव मिलेगा, तो 1/2 वाली वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं कर पाई। और अगर वो वैल्यू रिपीट नहीं कर पाई तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या कि हम इसका इनवर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली क्वाड्रेंट्स के लिए हम बनाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, ये वाली बात क्लियर है। तो चलो मैं यहां लिखता भी हूं, साथ में लिख देता हूं। देखो, तो देखो साइन इनवर्स के अगर बारे में बात करता हूं, साइन इनवर्स एक्स लिख देता हूं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स करके बोलता हूं, ठीक है। और इसके मैं डोमेन की बात करता हूं, डोमेन, और इसके रेंज की बात करता हूं, डोमेन हो गया ये, और ये वाला पार्ट हमारा रेंज हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा रेंज हो गया। यहां पे साइन इनवर्स लिख देता हूं, साइन इनवर्स को, तो साइन इनवर्स एक्स की अगर वैल्यू मैं -π/2 से π/2 तक के बीच में रख दूं, ठीक है, -π/2 से मतलब यहां से लेकर यहां तक, आ रही है बात समझ में, तो उसकी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। तो -π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, और ये होता है 1, तो ये इसका डोमेन हो गया। क्लियर है, उल्टा कर दे रहे हैं हम। अच्छा, अब यहां पे क्या है, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से देखते हैं। तो cos इनवर्स, अब देखो cos का देख लो, cos का भी देख लो। अगर cos की वैल्यू का लिमिटेशन लाना है तो देखो, cos की वैल्यू के लिमिटेशन के लिए समझो, अगर मैं cos को भी -π/2 से π/2 कर दूं, तो cos की वैल्यू तुम्हें, अच्छा cosec लिख रखा है मैंने, सॉरी, ये ठीक कर लेना भाई, ठीक है, यहाँ पे cosec ही cos है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं cos के लिए चेक करता हूँ, ये भाई देख लेना, अगर मैं cos के लिए चेक करता हूँ तो cos के लिए क्या होगा, cos के लिए देखो, अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में आता हूं तो देखो ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, फिर ये भी पॉजिटिव होगा, फिर वैल्यू रिपीट कर जाएगी। तो मुझे तो उस रिपीटेशन को रोकना है, तो मैं उस रिपीटेशन को रोकने के लिए cos को मैं यहां से यहां मूव कराऊंगा, cos को इस वाले क्वाड्रेंट में मूव कराऊंगा। तो cos क्या होता है, 0 से पाई के बीच होता है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, सेम, -1 से 1, ये वाला भी हो जाएगा। क्लियर है, आराम से देखो फटाफट से, अरे cos पाई -1, ठीक है, cos 0 1, ठीक है, तो ये भी क्लियर है, मतलब -1 से 1 तक, बाकी तुम लोगों को वैल्यू निकालनी आती है, ठीक है। अगर मैं tan इनवर्स के लिए बात करता हूँ, tan इनवर्स x के लिए बात करता हूँ, तो tan इनवर्स x को ना हम ऐसे समझ लेंगे। देखो tan क्या होता है, tan जो होता है वो क्या होता है, वो होता है sin x अपॉन cos x। तो मैं इसे ऐसे ट्रीट कर लूंगा, मैं साइन है ना, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का, याद रखने के लिए मैं ऐसा बोल दूंगा। वैसे तो प्रूव कर सकते हैं इन सबको, लेकिन ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, ट्रिमिंग निकाल सकते हैं हम लोग ग्राफ से, लेकिन यहां समझ लो कि साइन वाले की तरह इसे फॉलो कर लो। बस इसमें क्या कर देना, -π/2 से π/2, ये वाला, ठीक है, मतलब ब्रैकेट समझते हो ना, और यहां पे सारे रियल वैल्यूज। फिर आता है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स में क्या करोगे, कॉट इनवर्स एक्स में क्या करोगे, तो कॉट इनवर्स, मैं फिर लास्ट में भी ग्लिम्स बताऊंगा। और कॉट इनवर्स एक्स में क्या होगा, कॉट किसको फॉलो करेगा, उल्टा कॉस को, तो ये हो जाएगा 0 से पाई। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारा सेक, सेक किसका उल्टा होता है, वो कॉस का उल्टा होता है ना। अगर वो कॉस का उल्टा है तो उसे ऐसे लेके चलेंगे, देखो ध्यान से, कि कॉस की वैल्यू क्या थी, सेम था, कॉस था 0 से लेकर, ओ सॉरी मैंने सेक समझ लिया से, तो सेक था 0 से पाई, है ना। एक मिनट यार, मिटा लो इसे अच्छे से, एक मिनट, ये नीचे आ रहा है फ्रेम में या नहीं आ रहा है यार, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर ले, नीचे ज्यादा नीचे नहीं कर दिया मैंने, हाँ हो रहा है, हो रहा है। चलो, तो सेक इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा है, तो यहाँ पे करते हैं फटाफट से, ये आ रहा है, हाँ आ रहा था ना, तो दिखा था, ठीक है। तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स हम कह सकते हैं कि सेक इनवर्स इसी को फॉलो करेगा, ठीक है, कि 0 से पाई कॉस को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें π/2 को रिमूव करना पड़ेगा। हम सबको पता है cos π/2 पर, cos π/2, cos 90 पर 0 हो जाता है, तो इनफाइनाइट का केस आता है, इसलिए पहले वो हटा दिया हम लोगों ने। अच्छा, इसका जो रेंज होगा, इसका जो सॉरी डोमेन होगा, वो कैसा होगा, तो वो ऐसे होगा, -∞ से -1, ब्रैकेट का ध्यान रखना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसे, ये याद रखना तुम लोगों को, ठीक है। फर्दर आगे देखो,
सही है। आगे अब इस पर अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला हम लेके चलते हैं तो हमारा सेक इनवर्स हो गया, उसके बाद हम लेके चलते हैं लास्ट कौन सा, कॉसेक इनवर्स। तो अगर मैं कॉसेक इनवर्स एक्स लेता हूं तो कॉसेक इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा, तो कॉसेक एक्स को फॉलो करेगा, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिल्कुल ही होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। लेकिन फिर यहां भी एक केस आएगा, यहां भी एक केस आएगा कि साइन जीरो पर जीरो हो जाता है, तो मैं पहले इसको जीरो वाले पोर्शन को हटा देता हूं, एक्सक्लूड कर देता हूं इसको, ठीक है। और इसको भी लिखने का तरीका बिल्कुल माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन, और यहां पे क्या हो जाएगा, वन से इनफाइनाइट। ये वाली बातें क्लियर है, फटाफट से देखो। तो ये पूरा बेसिक हो गया, ठीक है, सारी बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली है, सही है। अब फटाफट से कुछ या तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं या आज इतना ही रखते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो इसमें हमने सारे इंट्रोडक्शन की बातें कर ली हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल होगा डेफिनेटली वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना न्यूमेरिकल चालू कर देंगे, यानी जो न्यूमेरिकल पर्पस होगा। ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इतना प्लीज पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, इतना रिवाइज करके आओ, पढ़ के आओ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।